Hey everyone, this is your dedicated Dr. Sakshi Varunwal। बच्चों आज हम कर रहे हैं लास्ट सेशन ऑन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, कहाँ पे हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं ये, और साथ साथ कैसे ये रेगुलेट करते हैं हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को। साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सेशन को। लेट मी टेल यू, माय नेम इज डॉक्टर साक्षी रनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I'm a very passionate educator, social worker, COVID warrior and many more. तो बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बहुत ही अच्छे ओपन डिस्कशंस, क्विजेस, इसके अलावा अपडेट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड मेनी थिंग्स यू विल गेट ओवर हियर। तो ज्वाइन इट फास्ट। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और लाइक जरूर कर देंगे अपने अटेंडेंस को मार्क करने के लिए। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, वो हमारे ब्रेन के मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में, राइट। वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मेनली होता है, ठीक है। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है सबसे पहला, जो कि आपके मेड्यूला में देखा जाता है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के डोर्सल पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है। इसको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तीन तरह के रेस्पिरेटरी ग्रुप हैं, जिसमें पहला डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, जो कि मेड्यूला के डोर्सल पोर्शन में देखा जाता है। ये सिग्नल करता है न्यूरॉन को ताकि रेस्पिरेटरी रिदम बना सके, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग जो करती हैं वो मेड्यूला रीजन के थ्रू ही रेगुलेट होता है। क्लियर है। नर्वस सिग्नल रिलीज फ्रॉम दिस ग्रुप is transmitted to diaphragm and external intercostal muscle, जो कि एक्चुअली इंस्पिरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मसल्स हैं, जिनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आपका इंस्पिरेशन के लिए वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा लंग एरिया में, और एयर अंदर पुल आउट नहीं होंगे, यानी प्रेशर डिफरेंस नहीं बनेगा। तो ये सारे मसल को रेगुलेट कर रहा हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के सारे सिस्टम को, ये रिदम को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे डोर्सल के एंटेरोलेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि थोड़ा सा साइड और आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं वो नॉर्मली तो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अलावा ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है, जिसमें ये न्यूरॉन हमारा इंस्पिरेशन और कुछ एक्सपायरेशन के भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। बट दिस सेंटर इज ओनली एक्टिवेटेड व्हेन इट इज नीडेड। नॉर्मल केसेस में, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग में या नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमोटैक्सिक, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है? तो ये हमारे पॉन्स में लोकेटेड होता है, और ये स्विच ऑफ सेंटर है हमारे इंस्पिरेशन का। स्विच ऑफ पॉइंट क्या है इंस्पिरेशन का? यानी कि ये बोल रहा है भैया इंस्पिरेशन स्विच ऑफ कर दो, समझ रहे हो आप, यानी सिग्नल देता है ताकि इंस्पिरेशन को रिड्यूस किया जाए। क्यों रिड्यूस करेंगे? क्यों रेस्पिरेटरी रेट को आपके चेंज करना है? क्यों? क्या ये नॉर्मल कंडीशन होगी? नहीं, अगेन नहीं। यानी कि ये सेंटर आपके तब सिग्नल देता है जब आपका लंग्स पूरा एयर से भर जाता है, यानी कि इंस्पिरेशन इतना हो गया है कि लंग भर गया है, तो ये सेंटर आपके सिग्नल देता है भाई अब इंस्पिरेशन मत करो, अब इंस्पिरेशन रोक दो। तो वेदर इट इज नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन, जब इंस्पिरेशन हद से ज्यादा हो जाता है तो इसके सेंटर का काम होता है भैया रोको, अब मुझे और एयर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं फट जाऊंगा, राइट। तो partially when the center sends strong signal then lungs are filled partially, ताकि जब तक ये सिग्नल जाएगा तब उसको रोक दिया जाएगा। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है? पॉन्स में लोकेटेड होता है, और ये स्विच ऑफ पॉइंट है हमारे इंस्पिरेशन का। न्यूरल सिग्नल यहाँ से निकलते हैं फ्रॉम द सेंटर एंड कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, therefore alter the respiratory rate. When this center send strong signal then lungs are partially filled, यानी तभी आपके सेंटर से सिग्नल चला जाता है। और कई बार जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं तब आपको इंस्पिरेशन रेट अपनी हाई करनी होती है, तब भी पॉन्स का बहुत अच्छा रोल आता है यहाँ पे।
हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स आर्क, ये एक स्पेशल रिफ्लेक्स आर्क है जो कि स्पेशल कंडीशन में ही एक्टिवेट होता है। कौन सी कंडीशन में? इन द वॉल्स ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एट्रिया स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे फाइनल जो एल्वियोलाई बनते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं, यानी कि जो कि सिग्नल दे सकें जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है या पूरी तरह वो इन्फ्लेट हो चुके हों। तो ये नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं बट बिकम्स एक्टिव व्हेन एल्वियोलाई आर फिल्ड विथ मैक्सिमम एयर। ठीक है, जब मैक्सिमम एयर, जब हम फोर्स इंस्पिरेशन ले रहे हैं, अब इसके आगे हमारा लंग्स नहीं ले सकता है एयर, तब ये सेंटर आपका एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल भेजता है हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कि भैया इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ करने के लिए किसके पास भेजेगा? अगेन आपके पॉन्स के बाद कि भैया रोक दो, अब नहीं ले सकते और एयर। तो एयर का उसका स्ट्रेचिंग रुक जाती है और एयर अंदर नहीं जा पाती है और फाइनली आपके एल्वियोलाई को बर्स्ट करने से ये बचा लेता है। कौन? हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स आर्क। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है विच वर्क्स ओनली व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म इज स्विच ऑफ इंस्पिरेशन डज नॉट वर्क टाइमली ड्यू टू एनी रीजन। किसी वजह से अगर इंस्पिरेशन सेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी कि ये मतलब क्या कहेंगे, एबनॉर्मल का भी एबनॉर्मल कंडीशन को रेगुलेट करने के काम आता है। जब आप ज़्यादा सांस ले लेते हैं तो आपका इंस्पिरेशन सेंटर ही अपने आप सिग्नल पाता है कि भैया अब इससे अधिक नहीं लेते। मान लो उसमें भी गड़बड़ी हो जाए तो ये उसका भी बैकअप बना के रखा जाता है कि भाई ये फिर सिग्नल करेगा कि नहीं अब नहीं ले सकते और यार, ठीक है, क्योंकि हमें अपने छोटे छोटे एल्वियोलाई को बर्स्ट नहीं करवाना है। क्लियर है? तो ये आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो है लेकिन ये बैकअप का भी बैकअप प्लान, ठीक है। चलिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन की बात हम कर रहे हैं। कीमो सेंसिटिव एरिया कुछ प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में जिसकी वजह से CO2 और हाइड्रोजन आयन में जब चेंज देखा जाता है तब भी आपके रिदम में चेंज देखा जाता है या रेस्पिरेशन में चेंज देखा जाता है। जब CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो रेस्पिरेशनरी रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि उस CO2 को निकाला जाए और ऑक्सीजन को ज़्यादा दिया जाए। तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जब ये बढ़ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कीमो सेंसिटिव सेंटर और इसके बाद ब्रीदिंग रेट में काफ़ी तेज़ी देखी जाती है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ऑक्सीजन का रोल तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, यानी कैरोटिड आर्टरी जो होती है उस पर प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडी, ठीक है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये आपको एक्चुअली जब आपका एनाटॉमी का एग्जाम होगा ना तो उसमें बहुत आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज करने होते हैं स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, उसमें ये कैरोटिड बॉडी भी आपसे पूछा जाएगा और कीमो सेंसिटिव एरिया भी आपसे पूछा जा सकता है। आयोटिक बॉडी आपके आयोटिक आर्च में होता है। जब आपका, ठीक है, आपका आयोटा निकलता है आपके ब्लड से तो दो आयोटा मिलके एक आर्च बनाते हैं, राइट। उस आर्च के पॉइंट पे भी एक कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर होता है जो कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को भांप लेते हैं, आपके जांच लेते हैं यार, दे आर वेरी सेंसिटिव टू इट, जिसकी वजह से वो सेंटर पे तुरंत मैसेज भेज देते हैं भाई इनका कंसंट्रेशन डामाडोल हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो ताकि ये सारे कम हो जाए और ऑक्सीजन वापस से नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है केमो सेंसिटिव एरिया कहाँ है? आयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी आपकी कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड है और आयोटिक बॉडी आपके आयोटिक आर्च से रिलेटेड है। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। तो या तो आपका CO2 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, या तो ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ये बहुत अच्छे से भांप लेता है, बहुत अच्छे से इसके लिए सेंसिटिव है, ठीक। तो ये थे हमारे रेगुलेशन सेंटर जो कि कीमो सेंसिटिव थे। इसके पहले हमने जितना भी ब्रेन में सेंटर्स है वो पढ़े। ये कीमो सेंसिटिव एरिया जो चीज़ों के प्रेशर के बढ़ने या घटने से उसको एक्चुअली इसके लिए सेंसिटिव है, उसको भांप लेते हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस ले आते हैं हमारे रेस्पिरेशन में। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है।
बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से भी रेस्पिरेशन में बहुत इफेक्ट आता है। दूसरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या बॉडी टेम्परेचर, आपको बहुत तेज फीवर होता है, ठीक है, या आपके घर में कोई हाइपरटेंसिव हो, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जब आप किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट से मिलेंगे तो उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो काफ़ी हाई देखा जाता है, क्योंकि उनका बीपी हाई होने की वजह से, बीपी हाई हो गया यानी प्रेशर ज़्यादा लग रहा, और इसकी वजह से रेस्पिरेशन भी हाई हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। तो दोनों के हाई होने से आपके रेस्पिरेटरी रेट में चेंज देखा जाता है। और क्या चेंज देखा था? बढ़ ही जाता है। रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना बॉडी से, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना बॉडी में, जो कि टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसकी वजह से वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाता है। एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस का आपका मेंटेनेंस करता है। हेल्डेन इफेक्ट हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें, क्लोराइड शिफ्ट देखा हमने, ये सारी चीज़ों में मेंटेनेंस ऑफ आपके एसिड बेस बैलेंस को करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। जब भी टेम्परेचर में चेंज देखते हैं तुरंत अपने आप को वो उस तरह से मॉडिफाई कर लेता है ताकि वापस से टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड का सर्कुलेशन, लिम्फ का सर्कुलेशन वैसे ही मात्रा में चलता रहे, रेस्पिरेशन इसका भी ध्यान रखता है। फैसिलिटेट्स अ सेंस ऑफ स्मेल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वन ऑफ द पार्ट इज योर नोज। तो नोज बेसिकली स्मेल के रिसेप्टर के लिए भी काम आता है। तो जब तक उसमें एयर का पैसेज नहीं होगा वो रेस्पिरेटरी जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं आपके वो भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली हेल्पिंग आउट इन द सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो। मेंटेन्स बॉडी वाटर लेवल, अगेन रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर बॉडी लेवल को मेंटेन करने में। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम फील करते हैं जब हम किसी पहाड़ी जगह पे जाते हैं या पानी के अंदर। कभी हमने अंडर वाटर डाइविंग की होगी, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग पूल में अगर मैं बात करूँ तो स्विमिंग पूल में इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप बहुत देर तक अपना मुंह पानी के नीचे करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो तो ब्रीदिंग की वजह से ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये सिकनेस नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं, आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग को उल्टियाँ आने लगती हैं, राइट। ये क्या होता है? ये माउंटेन सिकनेस होता है। माउंटेन सिकनेस मतलब ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड जब चेंज होता है नॉर्मल से, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, पाताल लोक में, आकाश लोक में, दोनों तरफ जाएंगे तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, यानी कि जितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंबाइन कर सकता था आप थोड़ा कम करता है, ठीक, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन उतना अब कैपेबल नहीं है उसको कंबाइन करने के लिए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रेशर डिफरेंस। एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन उतना अच्छा तगड़ा नहीं हो सकता जितना नॉर्मल एल्टीट्यूड पे होता है। इसलिए देखा जाता है पहाड़ी रीजन में जितने लोग भी रहते हैं उनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की बहुत अच्छी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बींग्स, मतलब हम वो भी नॉर्मल ही हैं, जो लोग नॉर्मल एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो उनकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की बहुत ही तगड़ी होती है। वहाँ पे रहते रहते वो अडेप्टेशन उनके अंदर आ गई रहती है, ठीक है। तो क्या होता है जब ये हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आती है कि आपका जो ब्लड है उतना ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रहा है, यानी थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाता है, तो उस समय क्या क्या सिम्टम आते हैं? सबसे पहले तो उल्टी जैसा लोगों को आने लगता है, ठीक है, वॉमिटिंग आने लगता है, कई बार वॉमिट हो भी जाती है, ठीक है। तो ऐसा ये मोशन ये कई बार लोगों को बसों में भी होता है, लेकिन वो दूसरा चीज़ है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये बस में भी ऐसा उल्टी उल्टी मालूम होता है, वो दूसरा सिकनेस है, दैट इज साइकोलॉजिकल, दैट इज नॉट फिजियोलॉजिकल। वो आपके बॉडी का अडाप्टेशन नहीं है, वो आपकी सोच का अडाप्टेशन, ठीक। तो यहाँ तो बॉडी अडाप्टेशन में चेंज आ रहा है। आपका खाना खाने का इच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाती है पहाड़ी एरिया में। और अलग बात है मैगी मिले तो बहुत मन करता है, लेकिन स्टिल लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत देखा जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो पेट भरा भरा सा लगता है, भूख लगती नहीं है। ब्रेथलेसनेस होने लगती है, लोग की सांस फूलने लगती है। ऊपर जाके एस्थमा पेशेंट को कहा जाता है भैया आपको तो वैसे ही प्रॉब्लम है, एलर्जी वेलर्जी है, तो आपकी सांस वैसे ही रुकती रहती है, आप ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ब्रेथलेसनेस देखी जाती है क्योंकि पल्मोनरी इडेमा हो जाता है, जिसमें आपके सूजन आ जाती है, राइट, पल्मोनरी लंग्स के अंदर सूजन देखी जाती है एयर के भर जाने से। हेडेक देखा जाता है, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ स्लीप, वीकनेस, फटीग, सर दर्द शुरू हो जाता है, लोगों को चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, भैया कहते हैं हम नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा,
ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, उनके अंदर मोशन सिकनेस हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिक कंडीशन आ रहा है, जिसकी वजह से वो आगे वाले और हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जा पाता है। एक सीमा तक एक इंसान जा सकता है। जो माउंट एवरेस्ट लोग चढ़ते हैं, उन लोग की ट्रेनिंग इतनी गजब की होती है कि भैया उनको बहुत सारी चीज़ों का, ये चढ़ना ही बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, साथ साथ उनके जीवन को खतरा क्यों होता है। लोग सोचते हैं भैया गिर जाएंगे, पहाड़ पे चल रहे हैं इसलिए खतरा होता है। भैया बॉडी के एडाप्टेशन भी बनानी पड़ती है ताकि वो उस पहाड़ पे जब चढ़े, उतने ऊंचे पहाड़ पे, यानी कि नॉर्मल एल्टीट्यूड से इतने लो एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी का एडाप्टेशन भी वैसा होना चाहिए कि ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए लंग में, तो इंसान क्या पहुंचेगा, इंसान एकदम ऊपर पहुंच जाएगा पहाड़ पे पहुंचने की जगह। ठीक है, तो ये सारी एडाप्टेशन करनी पड़ती है, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो इसलिए इसको माउंटेन सिकनेस बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखे जाते हैं, जैसे कि एस्थमा। एस्थमा क्या है, एस्थमा किसी इन्फेक्शन से नहीं होता, पहले ये जान लीजिए। इट्स नॉट अ इन्फेक्शियस थिंग, इट्स अ एलर्जिक रिएक्शन। किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो एस्थमा का अटैक आता है। ठीक है, कि सांस फूलने लगती है, क्योंकि उससे एलर्जी है, तो लंग उसको बाहर फेंकने के लिए, मतलब इतना अंदर वो चला गया लंग्स के कि उसको बाहर फेंकने के लिए सांस फूलने लग रही है इंसान की। ठीक है, उससे एलर्जी की वजह से वो ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पा रहा है, तो ये एलर्जिक कंडीशन की वजह से होता है। इसमें आपका कफिंग देखा जाता है, वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। लोग के मतलब सांस लेने में दिक्कत तो होती है, कफ भी करते हैं कई लोग में, आपने देखा होगा, अगर मूवीज़ में कहीं भी देखा होगा आपने, तो उनके नाक से या मुंह से एक अजीब सी आवाज़ आती है, फी करके। क्यों, वो वीजिंग है एक्चुअली। वो वीजिंग आप स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं, बहुत क्लियर सुनाई देता है। ठीक है, तो उस लेवल पे तो एकदम ही वो दिखने लगती है। उससे पहले ही अगर आप फिजिशियन को देंगे तो वीजिंग आपके स्टेथ में भी बहुत अच्छी पकड़ में आती है। तो बस ची जो आवाज़ आती है ना थोड़ी देर, वो वीजिंग की आवाज़ आती है, जो एस्थमेटिक अटैक की वजह से होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि म्यूकस के वॉल में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के वॉल में म्यूकस का एक्सेसिव डिपोजिशन हो गया ड्यू टू दिस एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी का रिएक्शन की वजह से बहुत सारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ताकि उस एलर्जी को बाहर की तरफ फेंक दिया जाए। और इस म्यूकस के भरने से क्या होता है, आपका ऑक्सीजन बहुत अच्छा स्पेस नहीं पाता आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, और ये वीजिंग जैसी साउंड भी आने लगती है। इसके रिफ्लेक्स एक्शन में कफिंग होता है कि भैया अंदर जो चीज़ें वो बाहर फेंक दे बॉडी, बट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, मतलब जो एक नॉर्मल कफिंग हम करते हैं उससे बहुत हाई लेवल की कफिंग होती है, इसलिए इतना इजी नहीं होता है। कई लोग को पंप यूज़ करना पड़ता, नहीं तो जान का भी खतरा हो जाता है। राइट, चलिए, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल लंग दिखाए हुए हैं आपके, जिसका ल्यूमेन कितना है, कितना अच्छे से ल्यूमेन चौड़ा सा है। लेकिन जब आपका म्यूकस का डिपोजिशन, लंग का ल्यूमेन छोटा सा हो जाता है, यानी कि अब एयर की कैपेसिटी काफ़ी घट जाएगी, जिसकी वजह से आपका सांस नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, आप सांस नहीं ले पाते हो। नेक्स्ट है एम्फिज़मा। ये भी बहुत बारी सुना है आपने, एम्फिज़मा, जिसमें क्या होता है, आपके एल्वियोलर जो एल्वियोलाई होती है वो क्या होते हैं, उनके जो उनका जो वॉल होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है, यानी कि एकदम से ही फैल जाता है। कई बार क्या होता है, ब्रोंकियोल के बीच में जो वॉल्स होती हैं वो भी ब्रेक हो जाती हैं और वो एकदम फैल से जाते हैं। ठीक है, वो फैलने की वजह से क्या होता है, उनमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनके सेप्टा भी डिस्ट्रॉय होते हैं, और फिर क्या होता है, आपका इनहेलेशन और एक्सेल करने में भी प्रॉपर आपके गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और ये किस में ज़्यादा देखा जाता है, ये स्मोकर्स में देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनकी वजह से उनका जो होता है डिफरेंट सेप्टाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी जो वॉल होती है एल्वियोलाई की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट बन जाती है और लंग इन्फ्लेट हो जाता है, जिससे बहुत ईजिली सांस छोड़ नहीं पाते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से बाहर नहीं जा पाती। भले ही ऑक्सीजन तभी आएगी ना जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जब वो निकलेगी ही नहीं तो ऑक्सीजन की जगह बचेगी ही नहीं, तो एक्सलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, लंग इन्फ्लेट ही रह जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये ऑक्यूपेशन से होता है, बहुत लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जिसमें अजीब सी चीज़ें का आपके रिलीज होता है। ठीक है, सिलिकॉन फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उसमें सिलिकॉन रिलीज होता है, एस्बेस्टॉस की फैक्ट्री में एस्बेस्टॉस रिलीज होता है, डस्ट रिलीज होता है कंस्ट्रक्शन साइट में। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं जो कि लंग को हमारे इफेक्ट करते हैं और इनकी वजह से बहुत सारी डिजीज लोगों में देखी गई हैं। ठीक है, इसके ये जो गैसेस होती हैं अजीब सी, वो इनहेल कर लेते हैं, इसलिए मास्क दिया जाता है,
बट बहुत से लोग क्या हैं, मतलब अपने आराम के मारे कहते हैं मास्क से सफोकेशन हो रही तो नहीं लगाते हैं, उनमें वो ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट कर जाती हैं और ये सारी जाके आपके लंग्स में ही अफेक्ट करती आती, बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे लंग को ही डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस ये तरह की डिजीज़ हैं जो कि सिलिकॉन फैक्ट्री या एस्बेस्टोस वर्कर्स के अंदर देखा जाता है, उन फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। इसमें क्या होता है, पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग कॉजेज इन्फ्लेमेशन। तो जो फाइब्रस पार्ट होता है हमारे लंग्स का, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा, उसी में उसके कनेक्टिंग टिश्यू में फाइब्रोसिस हो जाता है, उनका हार्डनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखा जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काफ़ी उसका ल्यूमेन नैरो डाउन हो जाता है। और अगेन आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉट दैट नॉर्मल जितना पहले होता था। धीरे धीरे वो ल्यूमेन बढ़ता जाएगा और उसमें स्वेलिंग होती रहेगी तो उतना डिफिकल्ट आपकी ब्रीदिंग होती जाएगी। ठीक, निमोनिया बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना है, मतलब हर इंसान के मुंह से निमोनिया तो जरूर सुना, और बच्चों में बड़ा कॉमन देखा गया है, बड़ों में तो देखा ही गया है। बच्चे जब पैदा होता है निमोनिया का बहुत हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है ना तुरंत, तो लंग उनका पेट में तो एक्टिवेट नहीं होता है मम्मी के, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर, क्योंकि वो पेट में प्लेसेंटा के थ्रू ब्रीथ कर रहा था, लंग कब काम करना शुरू करता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उनको उल्टा किया जाता है, तो उनके लंग, उनको मुंह में हवा दी जाती है कि उनका लंग फूल जाए, इन्फ्लेट कर जाए और वो फिर लंग से सांस लेने लगे। तो उस समय इसमें चांसेस निमोनिया के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे का लंग अब एक्टिवेट हुआ है। दिस इज द ऑर्गन विच इज़ नॉट वर्किंग बिफोर, इट वॉज फॉर्म्ड बट इट वॉज नॉट वर्किंग बिफोर, तो अब ये वर्क करने लगा है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस देखे जाते हैं। इसलिए पूरे सेप्टिक कंडीशन में बच्चे को पैदा करना चाहिए, क्योंकि इसमें निमोनिया के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। अक्यूट इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग ड्यू टू, ठीक है, आपके निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि जाके आपके एल्वियोलाई या लंग्स में जाके इन्फेक्ट करते हैं, जिससे पस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पस जो होते हैं, ये फ्लूइड जो होता है आपके एल्वियोलाई में भर जाता है, इसके साथ साथ बहुत सारे WBCs भी मरे हुए भर जाते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज को आपके क्या कहते हैं, जब आपका निमोनिया होता है तो लोग कहते हैं कि लंग में पानी भर गया, पानी एक्चुअली नहीं, वो पूरा इन्फेक्शन भर गया रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके अंदर वो जो बैक्टीरिया जो हैं वो अपना इन्फेक्शन भर दिए, इससे लंग्स भी हैवी हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती है उतनी अच्छी, इसलिए उस पानी को, इस इन्फेक्शन को ड्रेन किया जाता है एंटीबायोटिक से, बहुत बार आपके सर्जिकली भी इनको ड्रेन किया जाता है। तो बहुत से तरीके से निमोनिया से ओवरकम किया जाए, बट स्टिल इसको इनिशियल स्टेज में इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये इन्फेक्ट ना करे हमारे लंग्स को। तो देखिए इस तरह से भर जाता है। नॉर्मल एल्वियोलाई आपके ऐसे होते हैं अंगूर टाइप, ठीक है, जब इसमें आपका फ्लूइड भर जाएगा तो आधे से ज़्यादा एल्वियोलाई पानी से ही, मतलब फ्लूइड से भर गया है। अब भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो बड़ा कम जगह बचा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत भी, और लंग जब भारी हो जाता है ना तो सांस लेने में भी दिक्कत हो, ऐसा लगता है कोई बहुत पत्थर सा रख दिया है सीने पे, ऐसा फील होने लगता है लोगों को। ठीक है, सो ये थे हमारा आज का चैप्टर, डन हो गया ये पूरा चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अब ईजी लगा होगा। मैंने इसलिए ब्रेक करके कि छोटे छोटे पार्ट में आपको पूरा चैप्टर सिखाया है। अब हम करेंगे अपना क्विज, जिसमें हम पूछूंगे आपसे 2 सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। साथ साथ मुझे आपसे ये भी जानना है कि बच्चों अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने अटेंडेंस मार्क करिए और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए। एंड डेफिनेटली अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम के सेशन आ रहे हैं। वैसे डेली मेरे 12 PM पे एक सेशन ज़रूर आता है। उसके अलावा मैं आपको अपडेट्स और छोटे छोटे मोटिवेशन सेशन, स्ट्रैटेजी सेशन देती रहती हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना पाए। अगर आपको लगता है आपको कोई ऐसा सेशन चाहिए जो अभी तक शायद मैंने नहीं प्रोवाइड किया और आपकी अटमोस्ट नीड है, तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक फॉर यू। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्थमा इज कॉज ड्यू टू, एस्थमा किसकी वजह से होता है? यू हैव टू टेल मी this answer and I will be waiting for your answers in the comment section. Thank you everyone, have a great day, all the best for your exams, all the best for your preparation and like जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब and hit the bell icon। साथ पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बहुत जम के तैयारी करने वाले हैं। All the best guys and we will rock it. Okay, thank you।